हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पीछे के सॉलिड स्टेट के सारे वीडियो लेक्चर को कवर कर लिए होंगे। असाइनमेंट भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे, प्रोसेस में बता दिया था। वीडियो लेक्चर भी उसका पेड वीडियो लेक्चर है, लिए होंगे, देख रहे होंगे अच्छे से। अगर वो वीडियो लेक्चर में सारी बात समझ में आ जाए तो प्लीज सॉल्यूशन के चैप्टर में कमेंट करिएगा कि सॉलिड स्टेट का जो असाइनमेंट का डिस्कशन था वो अच्छा से मैंने बनाया, बहुत अच्छा से समझा। लेकिन फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूँ आपकी सावधानी के लिए कि पहले वीडियो जो आपने पेड कोर्स का खरीदे हैं उसको देखना नहीं है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद जब नहीं बने तो उसमें से आप वीडियो देख लेना, क्योंकि आपके द्वारा खुद का किया गया प्रयास ज्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए उस वीडियो लेक्चर को सारे लोग रोक के देखेंगे, समझ के, पहले खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक करें, लेकिन दोनों में से कुछ करें, क्योंकि उसमें पैसा नहीं जाता है। लाइक करिएगा तो ज़्यादा मोटिवेटेड रहिएगा, खुश रहिएगा, हम लोग को भी काम करने में मन लगेगा। डिसलाइक करिएगा तो आप भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहिएगा, हम भी सोचेंगे क्यों डिसलाइक किए, क्या पसंद नहीं आया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट के बाद है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन। शुरुआत करने जा रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। या शुगर है, कुछ मिला हुआ है इस पानी में, तो आप लोग इसको सॉल्वेंट भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी इसमें मिला है वो सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए इसमें मैं सॉल्ट दे दिया या शुगर दे दिया तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन अगर बनेगा तो क्या शुगर दूंगा तो नीचे में आके बैठेगा? नहीं। ऊपर में आके रहेगा? नहीं। बीच में रहेगा? नहीं। अगर मैं शुगर मिलाऊं चाहे सॉल्ट मिलाऊं तो उस पूरे डब्बे में जहां जहां भी पानी है हर जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, यानी इक्वली इसमें मिल जाएंगे, पूरा इसमें डिजॉल्व रहेगा। मतलब ऊपर से पानी टेस्ट करे चाहे नीचे से पानी टेस्ट करे चाहे बीच से पानी को टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन को, उसका टेस्ट हमेशा मीठा दिखेगा, क्योंकि अगर इसमें मैंने शुगर मिलाया है। तो सॉल्ट दे देंगे तो नमकीन लगेगा, लेकिन हर जगह पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सॉल्यूशन का डिफिनीशन है क्या, वो ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा एक समान अवयव को मिलाओ, मिलाने के बाद वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, शर्त है पहला, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, वही सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा एक समान अवयव को मिलाइए, अगर मिलाने के बाद वो रिएक्ट ना किया तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे आपने चीनी पानी को घोला होगा, तो कभी चीनी पानी में मिलाया होगा तो क्या वहां बहुत जोर से आवाज होती है? क्या वहां कोई रिएक्शन होती है? तो आवाज आंसर होगा आपका नहीं, रिएक्शन तो नहीं होती है। नमक पानी को मिलाए होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होती होगी। लेकिन सपोज करिए चूना में पानी डालिए, यानी लाइम में पानी को मिला दीजिए, वाटर को, तो वहां रिएक्ट हो जाएगा। तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का शर्त है कि दो या दो से ज्यादा एक समान अवयव को मिलाओ, मिलाने के बाद वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये पहला शर्त है। यानी सॉल्यूशन जब भी बनेंगे तो ऐसे अवयव को मिलाने से बनेंगे जो आपस में रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिंग हो, उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट होना चाहिए और होमोजीनियस रहना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक समान मिश्रण होनी चाहिए। एक समान मिश्रण का मतलब अभी बताया था कि मान लो इसमें चीनी डाल दिए इस पानी में तो सॉल्यूशन बन गया। तो एक समान मिश्रण का मतलब ये हुआ कि इसमें से कहीं से पानी ले तो हमको उसका टेस्ट जो है ना सो बराबर दिखना चाहिए, चाहे नीचे से हो, चाहे ऊपर से, चाहे बीच से हो, कहीं से हो। यही हुआ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इक्वल रूप से ये मिले रहेंगे।
जैसे इसमें नमक मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, इस पानी में कुछ भी मिला दो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि इस पानी में मैं मिट्टी मिला दिया, मिट्टी रेत मिला दिया, तो अगर इस पानी में मिट्टी मिला देंगे ना तो थोड़ा देर बाद आप देखिएगा कि ये मिट्टी का कण जो है ना नीचे आके बैठ जाएगा, नीचे आके बैठे रहेगा, तो वहां पर वो सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन हो गया तो फिर वो सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सोल्यूशन? आप तो बोलेगा सर रिएक्ट तो नहीं किया, तो रिएक्ट नहीं किया तो सोल्यूशन तो बोलेंगे, क्योंकि रिएक्ट आप बोले थे नॉन रिएक्टिंग, तो नॉन रिएक्टिंग के साथ तो होमोजेनियस भी बोलना है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होनी चाहिए, यानी एक समान वो मिला हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने इसमें चीनी या नमक मिलाया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। लेकिन आपने इसमें मिट्टी मिलाया तो मिट्टी कुछ समय बाद नीचे आके सेटल डाउन हो गया, तो वो रिएक्टिंग तो नहीं है लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, नीचे आके सेटल डाउन हो गया। तो अगर मिट्टी नीचे आके बैठ गया तो ऐसे सॉल्यूशन को तो सस्पेंशन कहते हैं हम लोग, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। वो सॉल्यूशन नहीं हुआ दोस्त। अगर पानी में मिट्टी मिला दे, मिट्टी नीचे आके बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, सस्पेंशन हुआ। कोई आपसे पूछेगा कि पानी में मिट्टी मिला दो, वो तो नॉन रिएक्टिंग है, तो क्या उसको सॉल्यूशन बोलेंगे? आप बोलिएगा नहीं सर, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मिट्टी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आके बैठ जाएगी, और नीचे आके बैठ जाएगी तो वो हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको सस्पेंशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और इन अदर वर्ड्स ए सॉल्यूशन इन विच individual component lost their identity as well as component cannot be separated in pure form by simple method called true solution और solution। यानी कोई solution कहता है या कोई true solution कहता है। क्या? तो दूसरे शब्दों में बोला हूं, और in other words a solution in which individual component lost their identity as well as component cannot be separated in pure form बाय सिंपल मेथड कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। यहां बताया जा रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब क्या? कि मान लीजिए इसमें पहले से पानी था, मैं ऊपर से चीनी मिला दिया, तो दो अलग कंपोनेंट हुआ। समझिए मेरी बातों को ध्यान से, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्लास है। कि सपोज करिए इसमें पहले से पानी था, मैं बाहर से शुगर लाया, इसमें मिला दिया, तो पानी अलग कंपोनेंट हुआ। कंपोनेंट यानी अवयव, यानी पानी अलग अवयव हुआ और चीनी अलग अवयवी हुआ, दोनों को मिला दिए तो दोनों अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुके हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो गया है। डिजॉल्व हो गया तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दिया। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हमें वो चाहिए जो पानी मैंने दिया था, अब दूसरा बच्चा बोलेगा मेरा जो चीनी लिए थे वो चीनी चाहिए, क्या मैं दे पाऊंगा? क्या मैं उसको सेपरेट कर पाऊंगा? तो नहीं, सेपरेट में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बना है वो ट्रू सॉल्यूशन बना है। क्यों ट्रू बना है? क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, एक समान घुल के तैयार हो चुका है, एक समान वो मिश्रण हो चुका है। तो यही बात बताया जा रहा है कि और इन अदर वर्ड्स ए सॉल्यूशन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लॉस देयर आइडेंटिटी एज वेल एज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म, कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। यानी उसको किसी मेथड से हम लोग कर नहीं सकते हैं अलग, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात आई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, मजा में सीखिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डिफरेंट टाइप। फर्स्ट में बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या? तो यहां बता रहा हूं, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। सीखना ईमानदारी से, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि मजा आए समझने में भी और पढ़ाने में भी आप लोगों को। बाइनरी सॉल्यूशन क्या? टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब अभी बताएं, यानी अवयव। जिस सॉल्यूशन में दो अवयव मिला हो, दो अवयव प्रेजेंट हो, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिला दो, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। नमक पानी को मिला दो, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लूकोज पानी को मिला दो, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। अब जैसे देखो सेकंड में टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन।
ध्यान दीजिए, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन भैया अगर 3 कंपोनेंट से बना होगा तो क्या बोलोगे? टर्शियरी। सपोज करो 3 कंपोनेंट, जैसे मान लो पानी ले लिए एक कंपोनेंट, चीनी दूसरा कंपोनेंट और नमक तीसरा कंपोनेंट, ये क्या हो गया? टर्शियरी सॉल्यूशन। जैसे पानी ले लिए, ध्यान दीजिए, नींबू ले लिए और मान लीजिए चीनी ले लिए, तो ये क्या हुआ? टर्शियरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या? तो ध्यान दीजिए, 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सपोज करिए कि अगर 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट, जैसे ध्यान दीजिए पानी, नमक, नींबू और चीनी, चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रहे ये बात कि आप बाइनरी बनाओ, चाहे टर्शियरी बनाओ, चाहे क्वाटरनरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, सॉल्यूशन है तो इस बात को हमेशा पूरा करेगा कि वो होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा और नॉन रिएक्टिंग रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। चाहे आपका बाइनरी सॉल्यूशन हो, चाहे आपका टर्शियरी सॉल्यूशन हो, चाहे क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो, इससे मतलब नहीं है कि होमोजेनियस होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा और वो नॉन रिएक्टिंग रहेगा। यानी एक बार उसको डिसॉल्व हो गया तो फिर से उसको सेपरेट करना संभव नहीं है, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे। और ये ध्यान रहे कि वो रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग हो। तो हम बता रहे हैं नोट में क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। भैया हम लोग को जो पढ़ना है ना वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, यानी न तो टर्शियरी पढ़ेंगे न तो क्वाटरनरी पढ़ेंगे, पूरे सॉल्यूशन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे कैसा सॉल्यूशन? तो बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन में हमेशा 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। जब भी आज के बाद कोई बाइनरी सॉल्यूशन का चर्चा करे तो आप समझ जाइएगा कि उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है अभी बताया है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या? 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो देखिए ये 2 कंपोनेंट दिखा रहा हूं, सीखना ध्यान देकर। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। मान लिया हूं कंपोनेंट 1 सॉल्यूट और कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट। बस मैं माना हूं, कोई ये भगवान का वरदान नहीं है कि कंपोनेंट 1 सॉल्यूट ही होगा और कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट ही होगा। ये नहीं है कि कंपोनेंट 1 फिक्स नहीं होगा सॉल्यूट, आप चाहे तो बदल सकते हैं। बदल सकता है मतलब अगर कंपोनेंट 1 हो गया सॉल्वेंट तो कंपोनेंट 2 हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि अगर आपने कंपोनेंट 1 सॉल्यूट लिया तो कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट हो गया, नहीं अगर आपने कंपोनेंट 1 ले लिया सॉल्वेंट तो कंपोनेंट 2 सॉल्यूट हो जाएगा। ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना होगा, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। मान लिया कंपोनेंट 1 सॉल्यूट तो कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट। अगर आपकी मर्जी आप बदलना चाहो तो कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट बना लो और कंपोनेंट 2 सॉल्यूट बना लो, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मजा में सीखिए, मजा आएगा। सॉल्यूट क्या है? तो जैसे ध्यान दो, अभी मान लो ध्यान दो, ये एक बोतल पानी है, पानी आ गई, तो ये पानी में मैं 1 चम्मच चीनी डाला,
पानी में क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाला। तो इस पानी में अगर मैं 1 चम्मच चीनी डिजोल्व कर दिया तो चीनी कितना दिया, 1 चम्मच ना। चीनी का अमाउंट कम है या ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, तो पानी के कंपैरिजन में। तो पानी के रेस्पेक्ट में चीनी कम है तो वो हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। यानी सीधी दिमाग में सेट करो, जिसका अमाउंट कम होता है, जनरली इन जनरल देखा गया है कि जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो मैं इस 1 बोतल पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी मिलाया, 4 चम्मच चीनी मिला दिया, तो इस पानी के कंपैरिजन में उस चीनी का अमाउंट कम ही कहा जाएगा। तो वो चीनी हमेशा काम करेगा किसका, सॉल्यूट का, और पानी किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये ऐसे भी समझ सकते हैं भैया, जिसमें डिजॉल्व हो गया, जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट और जो घुला वो सॉल्यूट। तो पानी में चीनी घुल जाता है, पानी में चीनी घुलता है तो चीनी हो गया सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हमारा भगवान की पूजा करते हैं, तो अगर हम भगवान के पूजा में अगर लीन हो गए तो हम जो है ना भगवान में समर्पण अपना दिखाना चाहते हैं, तो हम सॉल्यूट बन जाएंगे और भगवान सॉल्वेंट बन जाएंगे। ऐसे समझ सकते हैं कि अपना भक्ति जो है उनमें ज्यादा दिखाएं। तो हम काम कर रहे हैं सॉल्यूट का और भगवान है सॉल्वेंट, जो हम सबों को अपने में समाहित कर लेते हैं। तो ध्यान रहे सॉल्यूट क्या, तो हमेशा बता रहा हूं कि इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, लेसर अमाउंट में। ये बात ध्यान रहे, अंडरलाइन रहे कि लेसर अमाउंट क्या, सॉल्यूट। अब ध्यान दो सॉल्वेंट क्या, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहेगा, एक्सेस। सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में रहेगा और सॉल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में रहेगा। मैं ये इन जनरल बोल रहा हूं कि ये लगभग आपका 99% जगह सही रहेगा। 1% अगर डिफर करेगा भी तो वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल देखा गया है, जो लेसर अमाउंट में हुआ वो सॉल्यूट और जो एक्सेस अमाउंट में हुआ वो सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूशन तभी बनेगा जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जोड़ो तो बन गया सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि मेरे इस हाथ में पानी है और सपोज करिए इस हाथ में चीनी है, मैं लेके घूम रहा हूं। जो मेरे हाथ में पानी है और ये चीनी है, मैं किसी को बता रहा हूं कि ये सॉल्यूशन है। इस हाथ में पानी है, इस हाथ में चीनी है। ध्यान रहे कि मेरे लेफ्ट हैंड में वाटर है और राइट हैंड में शुगर है। मैं लेके घूम रहा हूं, किसी को बताया कि मेरे पास सॉल्यूशन है, तो वो पक्का मान लेगा कि दिमागी संतुलन खो चुका है, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब बोलेगा क्यों नहीं हुआ, कि सॉल्यूशन का शर्त क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब तक दोनों को भैया ऐड नहीं करोगे, मिश्रण नहीं करोगे, तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं इस हाथ में पानी, इस हाथ में चीनी लेके घूम रहा हूं, इसका मतलब सॉल्यूशन थोड़ी है। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ये बता सकते हैं। जब तक दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये प्राइम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन होने के लिए शर्त क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करिए और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए कोई बोला कि सॉल्वेंट बता दो, सॉल्यूशन तैयार है, सॉल्वेंट बता दो। सॉल्यूशन तैयार है, सॉल्वेंट बताओ, तो बता देंगे सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ध्यान दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब एक जानकारी क्या, नोट अबाउट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में जानकारी। कैसा जानकारी, तो बता देता हूं फर्स्ट पॉइंट में कि इन एक्वस सॉल्यूशन
वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। ये ध्यान रहे कि इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। जहां कहीं एक्वस सॉल्यूशन रहेगा वहां वाटर काम करेगा, किसका? सॉल्वेंट का। मतलब एक्वस सॉल्यूशन है अगर, तो वहां आप वाटर को बनाइएगा सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट। और सेकेंड पॉइंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज इन सेम फेज। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज। दूसरी जानकारी, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज सेम रहेगा, यानी जिस फेज में, ध्यान दे, जिस फेज में सॉल्वेंट रहेगा उसी फेज में सॉल्यूशन रहेगा। इस बातों को ध्यान से समझिए, क्या कहना चाहता हूं कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज। तो देख लीजिए, मेरे इस हाथ में पानी था लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में शुगर था, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से पहले के परिस्थिति को जाने, उसके पहले के सिचुएशन को जाने। मेरे इस हाथ में शुगर था, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में था और पानी जो था मेरा वो लिक्विड स्टेट में था। ध्यान दे रहे हैं, पानी लिक्विड स्टेट में था और शुगर सॉलिड स्टेट में था। दोनों को मैं मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। तो मिक्स करने से पहले पानी अपना लिक्विड स्टेट था और शुगर अपना सॉलिड स्टेट था। जब मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हो चुका है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, क्या ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अपना स्टेट बदला? अब सपोज करो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। आपने चीनी पानी को मिश्रण तैयार किया शरबत बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए। तो चीनी पानी को जो घोला, तो घोलने से पहले आपका चीनी क्या था? सॉलिड, और पानी क्या था? लिक्विड। जब दोनों को ऐड कर दिया, मिश्रण तैयार कर लिया, तो जब मिश्रण तैयार किया तो क्या आपका पानी का जो स्टेट था लिक्विड, पानी का जो अवस्था था द्रव, वो मिश्रण में अपना अवस्था बदला? क्या मिश्रण में पानी जो है अपना स्टेट बदल चुका है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि मिलाने से पहले भी पानी लिक्विड था, शरबत बनाने से भी पहले भी पानी लिक्विड था, और शरबत बनने के बाद भी पानी क्या है? लिक्विड। और मैंने बोला है कि अगर वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट है, तो मिलाने से पहले भी पानी क्या है? लिक्विड, और मिलाने के बाद भी पानी क्या है? लिक्विड। यानी सॉल्वेंट अपना स्टेट नहीं बदला, सॉल्वेंट उसी स्टेट को एक्वायर्ड किया, सॉल्यूशन उसी स्टेट को एक्वायर्ड किया जिस स्टेट में सॉल्वेंट था। इसीलिए लिखा हूं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज चेंज नहीं होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज चेंज नहीं होता है। जिस फेज में सॉल्वेंट होगा उसी फेज में सॉल्यूशन होगा। जैसे आप सपोज करिए, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। कैसे होगा? तो आगे सॉल्यूशन का टाइप चलेगा, उसमें दिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो यहां तक अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आपको क्लास अच्छा से समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अच्छा से समझ में आया है। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। टॉनिक समझते हैं ना, जिससे आदमी बुलंद हो जाता है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी उम्मीद है लॉकडाउन में बुलंद होइएगा। ठीक, चलिए भाई, नज़र मत लगा देना, ऐसे बोल दिया, मजाक किया हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अभी समझा रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, जरा ध्यान दो। कंसंट्रेशन तुरंत समझ में आ जाएगा, बस देखना। मैं एक बार बता रहा हूं सॉल्यूशन के बारे में, एक जानकारी और। जिस किसी बच्चे को खाना बनाने आता हो, खाना समझते हो ना, चाय बनाना, दूध गर्म करना, घर में खाना बनाने, मतलब चावल दाल सब्जी वगैरह बनाने आता हो, तो वो कॉपी पे लिख लेना कि उससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं समझ सकता है, उससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं समझेगा। मैं ये बात साबित कर दूंगा सॉल्यूशन चैप्टर इंड होते होते तक। सारा को मैं आपके घर में जो यूज होता है खाना बनाने के दौरान घटना, उससे रिलेट करके सारा सॉल्यूशन समझा दूंगा। एक एक न्यूमेरिकल बन जाएगा,
कहीं का हो, जेईई मेन का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, इससे कोई फर्क नहीं है। इसीलिए नहीं आता हो तो लॉकडाउन में थोड़ा समय उस पर भी देके सीख लो, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा। घर से जुड़ी हुई बातें सब आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझाना है। सपोज करो कि ये पानी में मैं 1 चम्मच चीनी दिया, प्योर सॉल्वेंट में मैं 1 चम्मच चीनी दिया और किसी को पीने के लिए दिया, या खुद ही पी के देखा। जैसे देखो मैं पी के देख रहा हूं। तो अगर मेरे को ये मीठा कम लगा, तो मीठा कम लगा, इसमें मैंने चीनी मिलाया, पी के मैं देखा मीठा कम लगा, तो मीठा कम लगा इसका मतलब मेरा इशारा किधर है कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। तो सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो मैं 1 चम्मच चीनी और मिला दूंगा इसमें, फिर मिला के देखूंगा पी के, उससे भी अगर मीठा कम लगा तो 1 चम्मच और डाल दूंगा, 1 चम्मच और डाल दूंगा। तो लगातार चीनी मिलाने से ये जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा। यानी लगातार चीनी मिलाने की वजह से ये बोतल में जो पानी था जिसमें चीनी मैंने मिलाया, जिसके वजह से ये सॉल्यूशन बना, लगातार चीनी मिलाने के वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा। क्योंकि मैं बाहर से पानी नहीं ऐड कर रहा हूं, ये 1 बोतल ही पानी है। 1 बोतल पानी में पहले 1 चम्मच चीनी दिया, फिर 2 चम्मच दिया, फिर 4 चम्मच दिया, फिर 10 चम्मच दिया, फिर 20 चम्मच दिया। तो लगातार ये चीनी के अमाउंट बढ़ाने से, यानी लगातार सॉल्यूट के ऐड होने से ये सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। यानी मोटी भाषा में समझे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब घोल की गाढ़ापना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब घोल की गाढ़ापना। और किसी भी सॉल्यूशन को अगर कंसंट्रेटेड करना है ना तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका, सॉल्यूट को ऐड कर दो। सॉल्यूट जितना ऐड करोगे सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। सॉल्यूट को जितना ऐड करोगे, तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलना हो तो ध्यान दो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला हूं, फिर से सुनो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट मिला हो, मैंने पहले ही बोला था कि ये 1 बोतल पानी फिक्स है, इसमें मैं पहले 2 चम्मच चीनी दिया, मीठा कम लगा तो मैं 5 चम्मच और मिला दिया, मिलाने के बावजूद भी हमें उतना मीठा नहीं लगा, फिर मैं 5 चम्मच और मिलाया। तो ध्यान दो, मैं लगातार सॉल्यूट ऐड कर रहा था, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रखा था, फिक्स रखा था। यानी सॉल्वेंट नहीं बढ़ा रहा था, सॉल्यूट बढ़ा रहा था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का डिफरेंट टाइप। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में मोलैरिटी, सेकंड में मोलैलिटी, थर्ड में ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन, फोर्थ में नॉर्मेलिटी, फिफ्थ में परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, और सिक्स्थ में पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी, यानी अगर देख रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन का टाइप्स है। कंसंट्रेशन देखने में कितना टाइप मिला है, 6 टाइप। कौन सा? तो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी। ठीक है,
जहां पे पूरे सॉल्यूशन में ये जो है 3 टर्म आपका सबसे ज्यादा रिपीट होगा, तो इस तीनों को स्टार दे दीजिएगा, ट्रिपल स्टार। ये तीनों आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में छाया रहेगा। क्या सब? तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। आपने 11 में भी डिस्कशन किया होगा, पढ़े होंगे, तो 11 में इस सब बातों को भी देखे होंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ भी शुरुआत करना है ये सब टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में कौन सा आया? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, पीपीटी, पीपीएम और पीपीबी। तो ये कंसंट्रेशन जो है ना, ध्यान दीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मिटाना है थोड़ा सा साइड में, ले लिया? चलिए, क्लास को इंटरेस्ट बना के देखना, ठीक। अब ध्यान दो, ये कंसंट्रेशन को मैं 2 पार्ट में बांट दिया, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट में, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो बस समझने में आसान हो इसीलिए। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी एक के ध्यान टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा और एक के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जैसे ध्यान दो टेम्परेचर डिपेंडेंट में ध्यान दो, टेम्परेचर डिपेंडेंट में जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा, मोलैरिटी, ध्यान दो, नॉर्मेलिटी, ध्यान दो, नॉर्मेलिटी। थर्ड में परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक, या परसेंटेज W बाय V, ठीक। फोर्थ ध्यान दो, PPM, PPT V बाय V और PPM V बाय V और PPB V बाय V। फिफ्थ ध्यान दो, PPT W बाय V और PPM W बाय V और PPB W बाय V। ध्यान दो, PPT है क्या? तो पार्ट पर 1000, PPM पार्ट पर मिलियन और PPB पार्ट पर बिलियन। सब समझाएंगे, सारा टर्म का डिस्कशन होगा, ठीक है, सारा टर्म का डिस्कशन होगा। तो ये जो दिख रहा है टर्म, इसमें से कोई भी टर्म देखना ना, तो ये दिमाग में सेट कर लेना कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी इसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क रहेगा। तो कई बार जेईई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, कई बार नीट में भी आया है और आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी और सीबीएसई, आईसीएसई में भी, ठीक है। ये सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेनन कौन है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फेनोमेनन कौन है। तो दिमाग में सेट करना, जहां कहीं वॉल्यूम टर्म आए, क्या टर्म? वॉल्यूम टर्म, तो वॉल्यूम टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में देखो, इंडिपेंडेंट में कौन सा? तो सबसे पहले मोलैलिटी, फिर देखो मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन, ध्यान से समझना। उसके बाद परसेंटेज W बाय W, और परसेंटेज V बाय W। परसेंटेज W बाय W मतलब वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, फोर्थ ध्यान दो, PPT W बाय W, PPM W बाय W और PPB W बाय W। ये PPM है और ये PPB है, ध्यान दो, ध्यान देना, इधर ध्यान देके देखो। फिर अगला नेक्स्ट PPT, ध्यान दो, W बाय W हो गया, PPM W बाय W हो गया, W बाय W। अब ध्यान दो मास पर, PPT V बाय W और PPM V बाय W और PPB V बाय W। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से देख के, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दो, बता रहा हूं अभी, स्क्रीनशॉट पहले ले लो अच्छा से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से ले लिए।
तो ये जितना टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि बोलेगा इसको इसमें बदल दो, यानी मोलरिटी से मोलैलिटी निकाल लो या मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो ये इंटर कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन है, इस साइड से इस साइड का क्वेश्चन पूछ देगा या इस साइड से इस साइड का क्वेश्चन पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इसमें चेंज कर देगा, बोलेगा मोलरिटी से मोलैलिटी निकालो या मोल फ्रैक्शन निकालो, कुछ भी दे देगा, नहीं समझे, वेट बाय वेट दे दिया, बोलेगा इससे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी सब निकालो, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन है। तो अगर इंटर कन्वर्जन कर रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना इंटर कन्वर्जन में तुम्हारा मदद करेगा डेंसिटी, कि अगर इस साइड से इस साइड आना हो या इस साइड से इस साइड आना हो तो आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो जब भी न्यूमेरिकल में देखना कि वॉल्यूम टर्म में क्वेश्चन दिया है अब मास टर्म से बात कर रहा है तो समझ आना डेंसिटी यूज करना है। नहीं समझे मेरी बात में क्या बोला, कि अगर बोलेगा कि ये सारा टर्म तो वॉल्यूम है और ये सारा टर्म मास है, मास टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मास टर्म को टेम्परेचर बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं है। अब बोलेगा मास टर्म को टेम्परेचर बढ़ने या घटने से फर्क नहीं है, इसका मतलब तो जैसे सपोज करिए कोई भी वस्तु या सपोज करिए किसी भी आदमी का मास 50 kg है, तो 50 kg है तो अब ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका मास जो है घट जाएगा, ऐसा नहीं है, या टेम्परेचर घटेगा उससे उसका मास बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसका मास 50 kg है तो वो हमेशा 85 kg रहेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से इफेक्ट होगा। तो अगर इस सब टर्म से कोई ये टर्म पूछेगा या ये सब टर्म से कोई ये टर्म पूछेगा तो दिमाग में सेट रखना डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना डेंसिटी के मदद से हम इस साइड से इस साइड नहीं जा सकते हैं, न इस साइड से इस साइड आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस साइड से अगर क्वेश्चन पूछ रहा, अब बोला इस साइड वाला टर्म निकालो, समझ जाना डेंसिटी लगाना है, या इस साइड वाला टर्म से इस साइड निकालना है, समझ जाना डेंसिटी लगाना है, ठीक है। लेकिन मान लो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी पूछा, कोई टेंशन नहीं है, बिना डेंसिटी लगाए हुए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं सिखाऊंगा। मान लो कोई पूछा मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल दो, निकाल दूंगा, या मोल फ्रैक्शन दे, बोला मोलैलिटी निकालने, बता दूंगा, क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। जब इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन पूछेगा तब डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा, यानी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको डेंसिटी जरूरत पड़ेगा, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट का क्वेश्चन पूछ दिया तो भी आपको डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक। तो ये मैं टाइप बांट दिया हूं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोलैरिटी। सबसे पहले शुरुआत किसका करेंगे, मोलैरिटी का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं। ईमानदारी से वीडियो को देखना, मजा आएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा, पूरा देखना, ठीक। फर्स्ट में क्या है, मोलैरिटी, पहला कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या, ध्यान दो, मोलैरिटी डिफाइंड कर रहा हूं, इधर मिटा रहा हूं। मोलैरिटी number of moles of solute is present in 1 liter solution is called molarity of solution. Number of moles of solute is present in 1 liter solution is called molarity of solution. 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, यूनिट मोल पर लीटर। एकदम ध्यान से देखो, यूनिट मोल पर लीटर, ध्यान दो। मोलैरिटी, number of moles of solute is present in 1 liter solution is called molarity of solution, represented by capital M, unit mole per liter, mole per liter। ध्यान दीजिए, मोलैरिटी बताया हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter solution is called molarity of solution,
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, यूनिट मोल पर लीटर। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या? तो जैसे मान लीजिए कोई लिखा 1 मोल पर लीटर, सीखिएगा 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या? तो 1 मोल पर लीटर का मतलब इट मीन्स 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 mole per liter, it means 1 mole solute is present in 1 liter solution, that means its molarity will be 1 capital M। सपोज करिए कोई लिखा 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, इट मीन्स 2 मोल solute is present in 1 liter solution, it means its molarity will be 2 capital M। सपोज करिए कोई लिखा 3 मोल पर लीटर, तो 3 मोल पर लीटर इसका मतलब 3 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में और उसका मोलरिटी हुआ 3 कैपिटल M। तो सपोज करिए अगर 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में है तो मोलरिटी 1 M, 2 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में है तो मोलरिटी 2 कैपिटल M, 3 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में है तो 3 कैपिटल M। यानी सोच लो ये सोल्यूट जो है ना जितना बढ़ रहा है उतना इसका मोलरिटी बढ़ रहा है कि 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर में है तो 1 M, 2 मोल सोल्यूट 1 लीटर में है तो 2 M, 3 मोल सोल्यूट 1 लीटर में है तो 3 M। यानी सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर ही है, सॉल्यूशन 1 लीटर ही है, बस सोल्यूट का मोल बढ़ रहा है। कभी 1 मोल है तो मोलरिटी 1 M, 2 मोल है तो मोलरिटी 2 M, 3 मोल है 1 लीटर में तो मोलरिटी 3 M, 4 मोल है 1 लीटर में तो मोलरिटी 4 M, 5 मोल है 1 लीटर में तो मोलरिटी 5 M। तो अगर मान लीजिए कोई लिखा 10 कैपिटल M और 10 कैपिटल M लिख के बोला कि बेटा इसका मतलब समझाओ 10 कैपिटल M का, तो 10 कैपिटल M का मतलब क्या? 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर। इसका मतलब 10 मोल सॉल्यूट कितना में है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट है इसका मतलब इसका मोलरिटी हुआ 10 कैपिटल M। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दो, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या? फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें मोलरिटी निकालना है वाटर का, जबकि वाटर का डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई पूछा हुआ है कि वाटर का मोलरिटी बताइए क्या होगा अगर वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ध्यान दीजिए आंसर, डेंसिटी कितना दिया है वाटर का? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना दिया है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम वाटर? तो 1 ग्राम। यानी इसका मतलब ध्यान दीजिए कि सिंस 1 मिलीलीटर बाय वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम H2O, 1 मिलीलीटर बाय वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम H2O, यानी 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम H2O? 1 ग्राम। तो यहां ध्यान दीजिए कि सिंस 1 मिलीलीटर बाय वॉल्यूम कंटेनिंग 1/18 मोल H2O। अब ध्यान दीजिए ये 1 ग्राम H2O 1/18 मोल कैसे हुआ? कैसे हुआ ध्यान दो, सीखने वाली बात है, यहां बता देता हूं कि N बराबर होता है W/M, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट, तो वेट कितना है? 1 ग्राम। H2O का वेट कितना दिया है? 1 ग्राम। तो यहां लिखा 1 ग्राम। ध्यान दीजिए H2O का मोलर मास देख लो, तो 2, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 कितना? 18। तो ये 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना? तो 1/18 मोल। कैसे दिया 1/18 मोल? समझ में आया? ध्यान रखना कि डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर था, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब क्या कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम H2O, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम H2O। इसका मतलब 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना मोल? तो 1/18 मोल। 1 मिलीलीटर में कितना मोल? तो 1/18 मोल।
तो अगर 2 मिलीलीटर रहेगा तो कितना रहेगा, तो 1 मिलीलीटर में 1/18, तो 2 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 2/18 मोल। 3 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो 3/18 मोल। 4 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना मोल हो जाएगा, तो 4/18 मोल। और मोलरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000। तो बता देंगे सिंस 1000 मिलीलीटर बाय वॉल्यूम कंटेनिंग 1/18 इंटू 1000। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 1/18 इंटू 1000 यानी 1000/18 मोल पर लीटर, यानी कितना हो गया 55.56 मोल पर लीटर। तो ये आपको क्लियर रखना है याद, बहुत आगे जरूरत आएगा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे वहां भी याद रखना है कि वाटर का मोलरिटी कितना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि मोलरिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एंड देयर वैल्यू विल बी इक्वल टू 55.56 कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, यही कैपिटल एम यानी मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है और उसका वैल्यू कितना होगा 55.56 कैपिटल एम। 55.56 कैपिटल एम। ध्यान रखना है, कोई पूछेगा कि वाटर का मोलरिटी क्या होगा तो बोल देना कि सर वाटर का मोलरिटी कांस्टेंट होगा और उसका वैल्यू होगा 55.56 कैपिटल एम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो देखना भैया ईमानदारी से, बिना स्किप किए, पूरा मजा में, ठीक है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है भैया। ध्यान दो, अब फॉर्मूला फॉर मोलरिटी, फॉर्मूला फॉर मोलरिटी कि ये मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कैपिटल एम का फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, मोलरिटी का फॉर्मूला देखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो। वी कंसीडर ए सॉल्यूशन containing a small w gram of solute having molecular weight m dash gram in v मिलीलीटर सॉल्यूशन। ध्यान दो, फॉर्मूला देखना है मोलरिटी का कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता है डिराइव करने के लिए, ठीक है, इस सबको समझना है। फॉर्मूला चाहिए मोलरिटी का, तो समझने के लिए कंसीडर किया क्या, तो वी कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम, m डैश, ध्यान दीजिएगा m के ऊपर में छोटा सा एक डंटा है, m डैश ग्राम इन v मिलीलीटर सॉल्यूशन, इन v मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया हूं जिस सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है, जिसका मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम है और वो प्रेजेंट है कितना में, v मिलीलीटर सॉल्यूशन में, v मिलीलीटर सॉल्यूशन में। भैया ध्यान दो, सीखो, देखो गौर से, ध्यान दो, ये एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में ये रहा सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक, सीखना ध्यान देकर। तो हमने फॉर्मूला मोलरिटी का सीखना चाहा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कंसीडर किया एक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में है क्या, तो स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट, यानी ये जो सॉल्यूट है उसका वेट है कितना, स्मॉल w ग्राम,
जिस सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है कितना m डैश ग्राम, यानी मोलिकुलर वेट है m डैश ग्राम, ठीक है। कितना में, तो v मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन कितना है v मिलीलीटर, कितना है v मिलीलीटर। मान लिया हूं एक सॉल्यूशन कंसीडर किया जिस सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट है, उसका मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम है और वो प्रेजेंट है v मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो ध्यान दो सॉल्यूट का हमें वेट पता है और मोलिकुलर वेट, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो वंस अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट क्या है W ग्राम, क्लियर है, बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, तो मोलिकुलर वेट क्या है m डैश ग्राम पर मोल, क्लियर है। देखो गौर से, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो गया W बटे m डैश मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हुआ W बटे m डैश मोल। ये W बटे m डैश मोल आया किसका सॉल्यूट का, तो ये W बटे m डैश मोल जो आया सॉल्यूट का, ये कितना में, तो v मिलीलीटर सॉल्यूशन में, हाँ या ना, जवाब देना। ये जो W बटे m डैश मोल आया सॉल्यूट का, वो कितना में प्रेजेंट है v मिलीलीटर में। तुम बोलोगे क्यों सर, तो यही तो v मिलीलीटर सॉल्यूशन था, ये जो v मिलीलीटर सॉल्यूशन था, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता था v मिलीलीटर, इस v मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना था स्मॉल w ग्राम, सॉल्यूट कितना था स्मॉल w ग्राम, जिसका मोलिकुलर वेट क्या था m डैश ग्राम। ध्यान दीजिए सॉल्यूट का वेट था स्मॉल w ग्राम, मोलिकुलर वेट m डैश ग्राम, वो प्रेजेंट था कितना में v मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग समझा देंगे क्या कि सिंस v मिलीलीटर सॉल्यूशन containing a small w बटे m डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना, कि v मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है स्मॉल w बटे m डैश मोल v मिलीलीटर में। तो बताएंगे सिंस 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w बटे m डैश इंटू 1 बाय v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले v मिलीलीटर सॉल्यूशन में देखें तो v मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w बटे m डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w बटे m डैश इंटू 1 बाय v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखो पहले v में देखा हूं, फिर 1 में देखा हूं, अब मोलरिटी का यूनिट क्या है मोल पर लीटर, और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर 1000। तो ध्यान दो 1000 मिलीलीटर, तो पहले v में देखा फिर 1 में देखा, अब 1000 मिलीलीटर में देख लेता हूं, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट था मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मिलीलीटर सॉल्यूट होगा वही मोलरिटी होगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल w बटे m डैश इंटू 1000 बटे v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी स्मॉल w बटे m डैश गुना 1000 बटे v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना आया w बटे m डैश मोल, तो ये w बटे m डैश मोल सॉल्यूट का जो था वो कितना में था v मिलीलीटर में। तो समझाया कि सिंस v मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग w बाय m डैश मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग w बाय m डैश इंटू 1 बाय v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो अगर v में देख लिए 1 में देख लिए तब कितना में देखेंगे 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग w बाय m डैश इंटू 1000 बटे v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, v मिलीलीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी ओवरऑल ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लीजिए। फाइनली कर देता हूं कि मोलरिटी का फॉर्मूला आया, मोलरिटी का फॉर्मूला आया कैपिटल M बराबर स्मॉल w ग्राम गुना 1000 बटे m डैश ग्राम इंटू v मिलीलीटर, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आया। जहां क्लियरली समझा दोगे वेयर कैपिटल M बराबर मोलरिटी,
कैपिटल एम बराबर मोलरिटी, स्मॉल डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम डैश बराबर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये कंडीशन रहेगा, ध्यान रखना कि मोलरिटी का फॉर्मूला स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू VmL, जहां पे कैपिटल एम मोलरिटी है, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, एम डैश मोलिकुलर वेट है सॉल्यूट का ग्राम में, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर में। ध्यान रखना कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए वॉल्यूम लीटर में दे दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर लीटर में दिया तो मिलीलीटर में चेंज करो, नहीं चेंज करना है तब मोलरिटी बराबर ये भी लिख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1 लीटर बटे ध्यान दो एम डैश ग्राम इंटू ये जो वॉल्यूम रहेगा ये भी लीटर रहेगा, तब लीटर रहेगा, ये भी 1 लीटर हो गया, ये भी वॉल्यूम रहा लीटर में। अगर नहीं चेंज करना है तब, ठीक है, नहीं अगर मिलीलीटर में बदल दिए तो कोई बात नहीं है, तो ऊपर 1000 ही रहेगा, नहीं अगर नीचे लीटर लोगे तो ऊपर भी लीटर ही रहना चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये बस सिंपल यही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा उल झोल नहीं करो, दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ये सब ज्यादा दिमाग में मत सोचना, ये लिख दिया हूँ, यूज हो सकता है, आप इससे भी सवाल बना सकते हो, लेकिन इसी को याद रखो कि ज्यादा लेंदी प्रोसेस में ना जाओ, सीधा दिमाग में सेट रखो कि मोलरिटी का फॉर्मूला स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू VmL, जहां समझा देंगे कैपिटल एम मोलरिटी है, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है जो ग्राम में होगा, एम डैश मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है जो ग्राम में होगा, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो मिलीलीटर में होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, एक चीज मैं बता रहा हूं नोट में कि अभी मैं आपको बताया था कि कंसंट्रेशन में मैंने किया था टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो पहले तो मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला शुरुआत किया हूं, मोलरिटी वाला टर्म, मोलरिटी वाला, तो यहां लिख रहा हूं कि मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट phenomenon as temperature increases molarity get decreases. Molarity is temperature dependent phenomenon, as temperature increases molarity get decreases. मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बता देना कि देखो मोलरिटी में स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू VmL, तो भैया सीधी बात देखो कि ये जो ग्राम वाला टर्म है वो मास है और ये वॉल्यूम है, और ये तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल डाटा है तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वॉल्यूम का। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वॉल्यूम का, क्योंकि देखो मोलरिटी बराबर स्मॉल डब्ल्यू ग्राम गुना 1000 बटे एम डैश ग्राम इंटू VmL, तो ये मास टर्म है, अभी बताए थे कि ग्राम चाहे किलोग्राम रहे तो मास टर्म है, तो मास टर्म को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा ऊपर भी नीचे भी, और ये 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑलरेडी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वॉल्यूम का। और ये ध्यान रखें क्लास 11 गैसेस स्टेट में चार्ल्स लॉ में पढ़े होंगे, गैसेस स्टेट में चार्ल्स लॉ में पढ़े होंगे क्या कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो इनवर्सली में होता है क्या कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी घटेगा, अब वॉल्यूम घटने से मोलरिटी बढ़ेगा। इसीलिए कोई पूछे तो बोलेगा मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगा, जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब तब मोलरिटी घटेगा, और जब जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, मोलरिटी घटता है। अब ध्यान दीजिए, आज का क्लास यहाँ पे रोका जा रहा है। सॉल्यूशन में भी आपको दो सीरीज दिखाई देगा,
एक ऑब्जेक्टिव का और एक थ्योरी का, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और एक थ्योरी का सीरीज दिखाई देगा। वैसे ही चलेगा सॉलिड स्टेट की तरह जैसे पहले से चलते आ रहा है। अगर ये बात सारे लोग समझे होंगे कि मोलरिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया वॉल्यूम का कैसे समझ में आ गया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर ये जो कंसेप्ट समझा है सो बहुत अच्छा से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक के लिए बटन ऊपर की ओर रहता है, डिसलाइक के लिए नीचे की ओर रहता है। अगर पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, थैंक यू।